हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीड मैथ्स एग्जाम के लिए साइंस की ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लेवल 1 जनरल साइंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं। टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी पार्ट्स में कवर कराए हैं, लेकिन आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होंगे जिससे कि आपको आसानी रहे। और फर्स्ट क्लास में भी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगर फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखी है रीड लेवल 1 जनरल साइंस की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप उस क्लास को जरूर देख लेना और क्लासेस को पूरा एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और इन दोनों ही टॉपिक के मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप लोग वो क्लासेस भी जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाली जब आप क्लासेस देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका रीड मैथ्स एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम समझेंगे रेस्पिरेशन क्या है, और रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम फूड समझेंगे। इन शॉर्ट सभी चीजों को हम समझते चलेंगे जिससे कि रेस्पिरेशन समझने में आपको आसानी हो और कॉन्सेप्ट भी आप रिलेट कर पाएंगे। तो भोजन क्या है? भोजन सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और अन्य घटक कौन से हैं? वाटर, मिनरल्स और विटामिन। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देखना क्योंकि ये सभी चीजें हमने वहां पर कंप्लीटली कवर की हैं। तो जो फूड है वो सभी लिविंग बीइंग के लिए आवश्यक है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान होती है और वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए भी काम आता है। तो जो भोजन के मेन कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का निर्माण पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? डेली सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत है ये। और फैट, जिसे हम लिपिड भी बोलते हैं, ये क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा इसमें निहित होती है। अदर कंपोनेंट्स कौन से हैं? वाटर। जो वाटर है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी कि ये एक माध्यम है रासायनिक अभिक्रियाओं के कार्य के लिए। मिनरल एलिमेंट्स और प्रोटीन ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं, यानी कि उपापचय नियंत्रक हैं। तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डाइजेशन, जिसे हिंदी में पाचन कहते हैं। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? मुखवा, यानी कि माउथ, जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, यहाँ से शुरू होती है और गुदा यानी कि एनस पर समाप्त होती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र में भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित अणु रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं। मानव का पाचन तंत्र 2 भागों, आहार नाल और सहायक ग्रंथि, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इससे मिलकर बना होता है। नोट करके आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो मनुष्य है उसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आहार नाल में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं ये हम समझेंगे। बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इन सभी को हम इन शॉर्ट समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, और खत्म कहाँ पर होती है? एनस, यानी कि गुदा पर ये समाप्त होती है। और ये सभी पार्ट मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये कौन कौन सी होती हैं? सिलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, ये सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। अब इन सभी को हम इन शॉर्ट समझते चलेंगे। देखिए आज मेरा जो गला है वो थोड़ा खराब है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है काफी दिन से। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो आवाज है वो अच्छी आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा क्या है। तो इसे हम माउथ यानी कि मुख भी कहते हैं। माउथ जो है उसमें जीभ और दांत शामिल हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे माउथ में क्या है? टीथ है और टंग है। तो पहले हम समझेंगे टीथ को। टीथ जो है वो कार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इंसीजर, जिनकी संख्या कितनी होती है?
8 ये सबसे स्टार्टिंग के टीथ होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इंसीजर ये है सबसे स्टार्टिंग के, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो इस तरीके से 8 जो है वो इंसीजर होते हैं। फिर है कैनाइन, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंसीजर के बाद के जो टीथ हैं ये हैं कैनाइन, 2 नीचे 2 ऊपर, इस तरीके से ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। प्रीमोलर ये होते हैं 8, ये आते हैं कैनाइन के बाद, यहाँ पर जोड़े में है, 2 साइड में इधर 2 साइड में इधर, इस तरीके से 4 नीचे और 4 ऊपर, तो इनकी संख्या हो गई 8। मोलर कितने होते हैं? 12, ये 3-3 के जोड़े में होते हैं, तो इस तरीके से 6 नीचे और 6 ऊपर, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 12। बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है, और वयस्क यानी कि एडल्ट में जो टीथ की संख्या है वो 32 होती है। अब नोट करके आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, दांतों का बाहरी आवरण इनेमल से बना होता है। इनेमल शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये जो मोलर टीथ होते हैं इनको अक्कल दांत भी बोला जाता है। अक्कल दांत मनुष्य में अवशेषी दांत कहलाते हैं। यह 17 से 30 वर्ष की आयु में भी निकलते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे दांतों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। हाथी में दिखाई देने वाले दांत कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं। पिग में जो दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। मांसाहारी जानवरों में केवल कैनाइन होते हैं, यानी कि जो कार्निवोरस होते हैं उनमें केवल कैनाइन टीथ पाए जाते हैं, और शाकाहारी जानवरों में कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट समझेंगे टंग यानी कि जीभ। जीभ जो है वो भोजन को लार के साथ मिलाने, भोजन निगलने और बोलने में मदद करता है। तो जो जीभ है उसके क्या कार्य हो गए? ये स्वाद ग्रहण करता है, बोलने में सहायता देता है, भोजन में जो लार है उसको मिक्स करता है, मवेशियों में जो बाल होते हैं वो साफ करता है। इसी तरीके से जो डॉग होते हैं उनमें तापमान नियंत्रक का भी कार्य करता है टंग। टंग की जो डिसीज है उसको क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी क्या है। तो जो फेरिंग्स है वो मुख गुहा का अगला हिस्सा है। ग्रसनी की पश्च दीवार में 2 छिद्र होते हैं। फर्स्ट है ग्रसिका जिसे निगल द्वार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ईसोफेगस कहते हैं। सेकंड है लैरेंजियल यानी कि घाटी द्वार या कंठ द्वार। नेक्स्ट है ईसोफेगस ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? इसे ग्रसिका भी कहते हैं और फूड पाइप यानी कि भोजन नली भी इसे कहते हैं। ये एक मांसपेशीय नली है जो कि गले को पेट से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्टमक जिसे हिंदी में अमाशय कहते हैं। स्टमक एब्डोमल कैविटी में लेफ्ट साइड स्थित होता है, यानी कि उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है, जिसकी आकृति जे अक्षर के समान यानी कि इसका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अमाशय में उपस्थित कोशिकाओं के समूह को जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसमें 2 से 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। ये एसिडिक होता है, हम सभी जानते हैं। हमारे स्टमक में HCl होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, इनका भी सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है वो हाईली क्वाइल्ड यानी कि अत्यधिक कुंडलित होती है और लगभग 5 से 7 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूरिनम, ज्यूजिनम और इलियम, यानी कि जिसे हिंदी में ग्रहणी, मध्यांत तथा शेषांत्र कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल व वसा का पूर्ण रूप से पाचन करता है और पचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कर उन्हें रुधिर व लसिका में मिलाता है। नेक्स्ट देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेंथ में छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में छोटी आंत से ज्यादा चौड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी और 6.7 सेंटीमीटर मोटी होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम।
इसका कार्य क्या है? अपचित भोजन सामग्री से यानी कि अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल से पानी और कुछ लवणों का एब्सॉर्ब करना यानी कि अवशोषण करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है एनस, जिसे हिंदी में गुदा कहते हैं। ये लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। एनस के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर होता है और उसे समय समय पर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा हमने एलिमेंट्री कैनाल को समझ लिया, इसके सभी पार्ट हमने समझ लिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे पाचन ग्रंथियां। इनको समझने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आप नोट करके रखना, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जोड़ स्थल पर अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि मनुष्य में एक अपसेसी अंग है। आंत में पाया जाने वाला सहभोजी बैक्टीरिया ई. होता है और प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संख्या अधिक हो जाती है तो रोगी को दस्त, पेचिस या फिर डायरिया हो जाता है। अब हम समझेंगे स्लेबरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे मुख में लार के रूप में पाई जाती है तथा जो लार है वो मनुष्य के मुख में ग्रास नलिका यानी कि ईसोफेगस में तरल रूप में प्रेजेंट होती है। लार भोजन को चिकना व घुलनशील बनाती है। मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का सीक्रेशन होता है। मनुष्य के लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टॉयलिन और लाइसोजाइम। अब नेक्स्ट हम समझेंगे हिपैटिक ग्लैंड, यकृत ग्रंथि। ये लिवर में प्रेजेंट होती हैं और जो लिवर है वो शरीर की रसायनशाला है, शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछे तो लिवर है। खनिज, लवणों व विटामिन का चिड़ियाघर लिवर को कहते हैं। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक का आवरण होता है जो ग्लीसन कैप्सूल कहलाता है। यकृत एंजाइम और पित्त का सीक्रेशन करती है। यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी थैलीनुमा संरचना को पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर कहते हैं। इन दोनों के बीच संयुक्त नलिका होती है जो यकृत से पित्त को पित्ताशय तक ले जाती है। यकृत का जो अध्ययन है उसे हेपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। भ्रूणावस्था में यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में यकृत में रक्त का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यह मिश्रित ग्रंथि है। इसमें बाह्य स्रावी वाला भाग एचनी होता है और इसमें एंजाइमों का सीक्रेशन होता है। इसका अंतःस्रावी वाला भाग लेगरहैंस की दीप कोशिकाएं होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और गामा सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स सीक्रेट करती है। ग्लूकागोन रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। सोमैटोस्टेनिन पाचन रसों का नियंत्रण करता है। अब आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लिया। ये डायग्राम है। आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बक्कल कैविटी यानी कि हमारी मुख से ही स्टार्ट हो जाती है और लार में टॉयलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। सर्वाधिक पाचन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ग्रहणी में होता है। और पोषक तत्वों का सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। शाकाहारी जंतुओं के भोजन में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। सेलुलोज का पाचन केवल अपेंडिक्स में ही होता है क्योंकि इसमें सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो सेलुलोज को शर्करा में बदल देते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेज। ये क्या होते हैं? पाचन एंजाइम हाइड्रोलेज होते हैं क्योंकि वे बड़े खाद्य अणुओं को छोटे घटकों में तोड़ते हैं अतः वे पानी के अणु का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। आहार नाल के अंदर कार्बनिक पदार्थों का जल अपघटन हो जाता है। यह पाचक उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम में एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम शामिल है। सेकेंड है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंडोपेप्टिडेजेस, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सोपेप्टिडेज। तो ये सभी एंजाइम प्रोटीन पाचन एंजाइम है। थर्ड है वसा पाचन एंजाइम लाइपेज। फोर्थ है न्यूक्लियस एंजाइम। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, पाचन तंत्र संबंधी विकार, विकार और अनियमितताएं। Inflammation of the intestinal tract is a common disorder caused by bacterial and viral infection. जो इन्फ्लामेशन है यानी कि सूजन है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक का एक कॉमन डिसऑर्डर है जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन द्वारा होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉज बाई पैरासाइट सच एज टैप बम, राउंड बम, निमेटोड, हुक बम और पिन बम एक्सेट्रा। यानी कि आंत का संक्रमण
परजीवियों जैसे कि फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। और कौन सी डिसऑर्डर है? जॉइंडिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं, इसमें लिवर प्रभावित होता है। पीलिया पित्त वर्णकों के जमाव के कारण होता है। त्वचा और आंखें पीली दिखाई देती हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज कहते हैं हिंदी में, और इनडाइजेशन, तो ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा पैदा करती है। श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन गैस के अंतर्ग्रहण से शुरू होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन पर समाप्त होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हम सांस के साथ अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसन क्रिया ऑक्सीजन गैस के ग्रहण करने से आरंभ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल देने पर समाप्त होती है। तो इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जल और CO2 बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहते हैं। तो आई होप आपको श्वसन क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स टू फेज, इनहेलेशन ब्रीदिंग इन एंड एक्सहेलेशन ब्रीदिंग आउट, विच टुगेदर आर कॉल्ड ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो इसमें दो चरण शामिल हैं जिसे अंतर श्वसन सांस लेना और बहिश्वसन सांस छोड़ना कहते हैं। इनमें हम अभी डिफरेंसेस भी समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर में 97 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में तथा केवल 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम समझेंगे डिफरेंस, समझेंगे हम अंतर श्वसन और बहिश्वसन में। तो अंतर श्वसन में अंतरापरशु पेशियां जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं और डायाफ्राम का संकुचन होता है। बहिश्वसन में अंतरापरशु पेशियां और डायाफ्राम का जो है वो शिथिलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच गुहा बाहर की ओर गति करती है और बहिश्वसन में बच गुहा अंदर की ओर गति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःश्वसन में बच गुहा का आयतन बढ़ जाता है और बहिश्वसन में बच गुहा का आयतन कम हो जाता है यानी कि घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच गुहा में दबाव कम हो जाता है यानी कि जो दाब है वो घट जाता है और बहिश्वसन में बच गुहा में दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांद्रता कम हो जाती है अंतःश्वसन में, बहिश्वसन में सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विसरण के कारण गैस बाहर से शरीर में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतःश्वसन में, और बहिश्वसन में विसरण के कारण गैस शरीर के अंदर से बाहर की ओर उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रक्रिया में डायाफ्राम चपटा हो जाता है अंतःश्वसन में, बहिश्वसन में इस प्रक्रिया में डायाफ्राम सीधा हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, अंतःश्वसन में जो टाइम है वो 2 सेकंड का लगता है और बहिश्वसन में जो टाइम है वो 3 सेकंड का लगता है, यानी कि सांस छोड़ने में 3 सेकंड लगते हैं और सांस लेने में 2 सेकंड लगते हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर है। आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र कौन कौन से हैं। तो नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ये ऊपरी श्वसन तंत्र है। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी है। डायाफ्राम जिसका कार्य क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अ हेल्दी पर्सन ब्रीदिंग 16 to 20 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट व्हाइल स्लीपिंग इज 12 to 14 टाइम्स पर मिनट। सोते समय श्वसन दर 12 से 14 बार पर मिनट होती है। और जो रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन को नापने वाला यंत्र है उसको क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम समझेंगे, अब ये एक टेबल है जिसमें हम समझेंगे कि कौन सा जीव किस अंग के थ्रू श्वसन करते हैं। तो मछली का जो श्वसन अंग है वो गलफड़े है। केंचुए का श्वसन अंग त्वचा व श्वसन नली है। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है, श्वसन नली। मेढक का त्वचा, फेफड़े व गलफड़े। अमीबा का पराशरण व विसरण द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। स्पंजों में श्वसन तंत्र कैनाल तंत्र के द्वारा होता है।
तारा मछली में जल संवहनी तंत्र के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे श्वसन गुणांक क्या है। निकाली गई CO2 व ली गई O2 का जो अनुपात है इसी को श्वसन गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? श्वसन गुणांक बराबर निकाली गई CO2 अपॉन ली गई O2। कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक है वो 1 होता है, वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन के विकार। फर्स्ट है अस्थमा, जिसे हिंदी में दमा बोलते हैं। यह एक एलर्जी रोग है। यह एस्परजिलस नामक कवक के संक्रमण से होता है। इस रोग में ब्रोंकिया में सूजन आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जिसे हिंदी में बात स्फीति कहते हैं। यह एक क्रोनिक रोग है। यह धूम्रपान के सेवन से होता है। इसकी शुरुआत में सांस लेने में तकलीफ होती है और वायु कूपकाओं की क्षति होने से फेफड़े की कार्य करने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस। यह स्थायी अपरिवर्तनीय फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका धूल को सांस के माध्यम से अंदर लेने से होती है, जिसमें फेफड़े में सूजन और निशान पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लूबेरी सिंड्रोम। ब्लूबेरी सिंड्रोम ये लंबे समय तक कोयले की धूल में सांस लेने से वायु के कण वायु मार्ग में होते हुए फेफड़े में जाकर बैठ जाते हैं और फेफड़े में सूजन आ जाती है। इसमें शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आप लोग MCQs वाली क्लास जरूर देखना। आपको रीट मेंस एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम समझेंगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, ये हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग वस्तुएं या जैविक पदार्थ विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बस, कार, एरोप्लेन, ट्रेन एक्सेट्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है इसे ही ट्रांसपोर्टेशन परिवहन कहते हैं। ऐसे ही लिविंग बीइंग सजीवों में वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसी के माध्यम से रुधिर का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी में किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वी ने की थी, इसलिए इन्हें एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है विलियम हॉर्वे को। इन्होंने बताया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण के माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन क्या है? इस प्रकार का परिसंचरण अधिकांश ऑर्थोपोड जैसे कि कॉकरोचेस, जैसे हिंदी में तिलचट्टे बोलते हैं, उनमें पाया जाता है। इसमें जो रक्त है वो नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस एंड ऑल हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि मनुष्य तथा सभी उच्च विकसित जीवों में रक्त सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है और नलिकाओं में ही प्रवाहित होता है, जिसे बंद परिसंचरण कहते हैं। मनुष्यों में विकसित बंद और दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो मनुष्य में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र, सेकेंड है लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ द हार्ट एंड ब्लड. The heart works to pump blood into the tubes. So it is also called cardiac circulatory system. जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो हृदय और रक्त से मिलकर बना होता है। हृदय जो है वो नलियों में रक्त पंप करने का काम करता है, इसीलिए इसे हृदय परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन किन किन से मिलकर बना होता है? ब्लड से, हार्ट से और ब्लड वेसल से। अब पहले हम समझेंगे ब्लड यानी कि रक्त क्या है। ह्यूमन ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है जो हल्के पीले रंग का द्रव होता है, और 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। रक्त को जीवन का पेट्रोल भी कहा जाता है। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टीरियल ब्लड इज रेड ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो धमनियों का रक्त है वो लाल होता है ऑक्सीजनेटेड
ब्लड के कारण ब्लड ऑफ वेन्स इज पर्पल रेड ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सिराओं का रक्त है वो बैगनी लाल होता है, या फिर आप लाल बैगनी भी बोल सकते हैं। वो किसके कारण होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण होता है। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। रक्त का अपेक्षित घनत्व प्रति गुरुत्व कितना होता है? 1.05 से 1.065 के बीच में होता है। एक औसत पुरुष में रक्त की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है और महिला में 4 से 5 लीटर होती है। एक वयस्क मानव शरीर में उसके शरीर के वजन का लगभग 7 to 8% रक्त होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। द लिक्विड पोर्शन इज प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। इस ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन है, यानी कि ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी जर्म्स एंड बैक्टीरिया कंज्यूमिंग, यानी कि रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। इन सभी को हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। अब नोट करके यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। तीनों रक्त कणिकाओं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में हेमेटोपोइसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इन तीनों का निर्माण कैसे होता है? हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे प्लाज्मा क्या है। ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा और लगभग 90% जल होता है। शेष भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल है, जो मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे अकार्बनिक पदार्थ भी अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं। जो फाइब्रिनोजन है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए एक जरूरी प्रोटीन है। इसके अलावा अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और कुछ गैसेस भी होती हैं। अब प्लाज्मा का हम कार्य देखेंगे। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है, तथा पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हिंदी में इनको लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को सबसे पहले 1674 में ल्यूवेनहॉक ने छोटे गोल कणों के रूप में देखा था। ह्यूमन में आरबीसी फ्लेक्सिबल बाइकॉन्केव डिस्क होती हैं। इनमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जिससे हीमोग्लोबिन के लिए अधिकांश स्थान मिल सके। आरबीसी निर्माण के समय केंद्रक युक्त होती हैं, लेकिन बाद में केंद्रक इनमें विलुप्त हो जाता है। तो जो अधिकांश स्तनधारी हैं उनकी जो परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि ऊंट और लामा में केंद्रक मौजूद होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन में मौजूद आयरन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट होता है आयरन, उस वजह से इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, इसीलिए इसे श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसको बोलते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और पिलिया में होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थियों के अस्थि मज्जा में होता है। इन अंगों को इरिथ्रोपोइटिक या हीमोपोइटिक ऑर्गन्स कहते हैं। आरबीसी निर्माण की क्रिया लगभग 72 घंटों में पूरी होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान या शरीर का रक्त बैंक स्प्लीन कहलाता है, जिसे हिंदी में पिलिया कहते हैं। अब हम मनुष्य में आरबीसी की संख्या देखेंगे। तो जो पुरुष हैं उनमें आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है और महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति mm³ होती है। गर्भवती महिलाओं में यह 60 से 73 लाख प्रति mm³ होती है। आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया हो जाता है। आरबीसी की संख्या में अधिकता से पॉलीसिथेमिया रोग हो जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूमा उभयचर में पाई जाती है और सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है?
मस्क डियर जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो आई होप आपको आरबीसी क्लियर है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं इनको बोलते हैं। ये आरबीसी से बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में आरबीसी से कम होती हैं। इनका व्यास 100 mm यानी कि 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो रेशियो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वो कितना होता है? 600:1। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति घन mm होती है, और बच्चों में डब्ल्यूबीसी की संख्या वयस्क की अपेक्षा अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो निश्चित नहीं होता। सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपीनिया बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। यदि सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 11000 mm³ से अधिक हो जाए तो इस रोग को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। नोट करके एक पॉइंट याद रखेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी, इन्फेक्शन एंड ब्लड कैंसर, यानी कि एलर्जी, संक्रमण व रक्त कैंसर के समय डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, केंद्रक की आकृति व कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है वो 5 प्रकार की होती हैं: यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब जो डब्ल्यूबीसी हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसे हिंदी में कणकायुक्त बोलते हैं। इसमें यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जिनके कोशिका द्रव में कणकाएं और खंडित केंद्रक होता है। सेकंड है एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि कणका विहीन। इनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं, जिनमें कणकाएं नहीं होती और केंद्रक का आकार अलग होता है। अब यहीं पर हम इन सभी को एक एक करके समझते चलेंगे। फर्स्ट है ईसिनोफिल्स। जो ईसिनोफिल्स है इन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इनमें बाइलोब यानी कि दीपाली केंद्रक होता है और कणकाएं होती हैं। ये पैरासाइट्स यानी कि परजीवियों से लड़ने और एलर्जी प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। संक्रमण के समय सर्वप्रथम संख्या में बढ़ने वाली डब्ल्यूबीसी यूसिनोफिल्स ही हैं। इनकी अधिकता से यूसिनोफिलिया रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में बाइलोब्ड और एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं और सूजन में भूमिका निभाती हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन व हिपैरिन का स्त्राव यानी कि सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। इनमें मल्टीलोब यानी कि बहुखंडीय केंद्रक होता है और कणकाएं होती हैं। ये जीवाणु संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इनका केंद्रक बड़ा और गोलाकार होता है। इनमें कणकाएं नहीं होती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें बी और टी सेल्स होती हैं। जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षियों को बनाती हैं, और जो टी सेल्स होती हैं वो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। इनमें किडनी के शेप का केंद्रक होता है, यानी कि गुर्दे के शेप का केंद्रक इनमें होता है। ये डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा प्रकार है, और ये मैक्रोफेज में विभेदित होते हैं, जो डैमेज सेल्स यानी कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो आई होप आपको डब्ल्यूबीसी क्लियर है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। अब हम नेक्स्ट समझेंगे प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी कंप्लीट कर ली, डब्ल्यूबीसी समझ ली है। अब हम समझेंगे प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। ये केंद्रक विहीन तथा रंगहीन होती हैं। प्लेटलेट्स का जो आकार है वो प्लेट के समान होता है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। प्लेटलेट्स का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। ये आरबीसी से आकृति में छोटी होती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी को थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। यह स्थिति डेंगू बुखार के दौरान होती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या समान से अधिक हो जाती है तो इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं।
इसका जो जीवन काल है प्लेटलेट्स का वो 7 से 8 दिन का होता है। प्लेटलेट की संख्या 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³ होती है। हम नेक्स्ट हम समझेंगे रक्त के कार्य। तो ब्लड वर्क हम समझेंगे क्या है। रक्त शरीर में विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर की ऊष्मा को समान रूप से वितरित करके तापमान नियंत्रण में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और मृत कोशिकाओं को पीलिया यकृत तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। शरीर में पीएच, जल और आयनों का संतुलन रक्त के थक्के जमने के गुण के कारण रक्त स्त्राव को रोककर जीवन की रक्षा करता है। तो ये सभी रक्त के कार्य थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या है। रक्त का थक्का जमना। जब रक्त द्रव अवस्था से ठोस अवस्था यानी कि जैल में बदलता है तो उसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में योगदान रखता है, यानी कि ब्लड का थक्का बनाने में विटामिन के मुख्य है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं कि कैसे रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कहीं हमें चोट लगती है तो वहां से खून निकलता है और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देती हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देती हैं। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त में उपस्थित कैल्शियम तथा प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाती है, जो कि एक सक्रिय एंजाइम है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करती है, जो कि एक अघुलनशील पदार्थ है। तो इस तरीके से जो घाव होता है उस पर रेशेदार यानी कि जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी आकर फंस जाती हैं और इस प्रकार रक्त का थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार फाइब्रिन प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी मिलकर ब्लड क्लॉट यानी कि रक्त का थक्का बनाती हैं। तो आई होप आपको रक्त का थक्का कैसे बनता है ये क्लियर है। नेक्स्ट हम समझेंगे हार्ट। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, और रीट मेंस एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। हृदय वास्तव में सभी कशेरुकियों यानी कि सभी वर्टिब्रेट्स की परिसंचरण तंत्र का एक केंद्रीय पेशीय अंग होता है। सेंट्रल मस्कुलर ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए लयबंद संकुचनों के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। यह विशेष कार्य हृदय पेशी द्वारा किया जाता है, यानी कि कार्डियक मसल के द्वारा होता है, जो एक अनोखा अनैच्छिक ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है। औसत मानव हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। लगभग 66 वर्षों के जीवन काल में हृदय लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। और जो कार्डियक मसल है ये सबसे व्यस्त पेशी है, क्योंकि ये जीवन भर रक्त पंप करने का काम करती है। तो सबसे कड़ी मेहनत वाली मसल्स कौन सी है, कार्डियक मसल्स है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं में हृदय का वजन आमतौर पर 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। पुरुषों में हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम तक होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 पतली दीवार वाले ऊपरी कक्ष को आलिंद यानी कि एट्रियम कहते हैं, और 2 मोटी दीवार वाले निचले कक्षों को निलय यानी कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। आलिंद और निलय को एक पतली दरार अलग करती है, इसे आलिंद निलय दरार या कोरोनरी सल्कस कहते हैं। एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का हृदय विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय एक धड़कन में 72 मिलीमीटर रक्त पंप करता है। इस प्रकार यह 1 मिनट में लगभग 5.04 लीटर रक्त पंप करता है, यानी कि 90 सेकंड में पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी का नाम कोरोनरी धमनी होती है, जिसके अवरुद्ध होने पर हृदयघात होता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने पर हार्ट अटैक होता है। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। हृदय की लयबंद संकुचन को हृदय की धड़कन कहते हैं, लेकिन हृदय की पेशियों का उद्दीपन स्वयं इनकी पेशियों में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए हृदय की धड़कन को पेशी जनित यानी कि मायोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोट्रियल नोड्स एक्ट एज अ हार्ट पेसमेकर। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल
पेसमेकर, यानी कि जो ऐसे नोट्स है वो हृदय की गति निर्धारण करने का कार्य करता है, अतः इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। इसके आवेग उत्पन्न करने की जो दर है वो 72 से 80 पर मिनट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक साइकिल, जिसे हार्ट साइकिल भी कहते हैं, हृदय चक्र। एक समान हृदय को पूरे होने में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। तो हार्ट चक्र क्या है? हृदय के एक स्पंदन प्रारंभ होने से अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इसमें 2 चरण शामिल हैं। फर्स्ट है सिस्टली, जिसे हिंदी में प्रकुचन कहते हैं, मजबूत संकुचन का चरण जहाँ हृदय की मांसपेशियां रक्त पंप करती हैं, सिस्टली कहलाती है। सेकंड है डायस्टली, जिसे हिंदी में अनुशीतलन कहते हैं, विश्राम की अवधि जहाँ हृदय कक्ष रक्त से भर जाते हैं उसे डायस्टली कहते हैं। इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल, तो इस चरण की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है एट्रियल रिलैक्सेशन, जिसे एट्रियल डायस्टली बोलते हैं और हिंदी में आलिंदों का अनुशीतलन बोलेंगे। सेकंड है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसे एट्रियल सिस्टली बोलते हैं और हिंदी में आलिंदों का प्रकुचन बोलते हैं। थर्ड है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टली बोलेंगे और हिंदी में निलियों का प्रकुचन बोलेंगे। फोर्थ है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टली बोलेंगे और हिंदी में निलियों का अनुशीतलन बोलेंगे। तो ये चारों कार्डियक साइकिल के इवेंट्स हैं, यानी कि इस चरण की प्रमुख घटनाएं हैं। यहाँ पर कार्डियक साइकिल का डायग्राम भी दिया गया है, तो आप लोग इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हार्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझेंगे। हृदय गति ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके द्वारा मापी जाती है। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल स्वामी द्वारा किया गया था। पहले कृत्रिम हृदय का नाम जार्विक 7 रखा गया था। और जो कृत्रिम हृदय होते हैं वो जटिल उपकरणों से बने होते हैं, जो कि टिकाऊ होते हैं, लचीले होते हैं और जैव संगत सामग्रियों के संयोजन से निर्मित होते हैं, जिसमें टाइटेनियम जैसी धातुएं, पॉलीयूरेथेन जैसी प्लास्टिक और आंतरिक घटकों के लिए विशेष रबड़ शामिल है। हृदय धड़कन स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी खोज रेने लिलेक ने की थी। हृदय गति में वृद्धि को टैकीकार्डिया कहा जाता है, हृदय गति में कमी को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रुधिर दाब कहते हैं। तो जो मनुष्य का रुधिर दाब है वो 120/80 mmHg होता है, यानी कि जो ऊपर वाला है 120 वो सिस्टोलिक हृदय के धड़कनों के दौरान होता है, नीचे वाला 80 अंक डायसिस्टोलिक धड़कनों के बीच दबाव को दर्शाता है। अब ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं? समान परिस्थिति में मानव हृदय में 5 लीटर प्रति मिनट की दर से रक्त पंप करता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, इसीलिए यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। जब रक्त धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है तो उसे ही रक्तचाप कहते हैं। रुधिर दाब को रक्तचाप भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिस उपकरण के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है उसे बैरोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर इज ह्यूमन इज मेजर्ड फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ द आर्म, यानी कि मनुष्य में रक्त दाब का मापन हाथ की ब्रेकियल धमनी से किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80। हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। डिक्रीज ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर कम है तो हाइपोटेंशन बोलेंगे। ब्लड में O2 का कम होना यानी कि ऑक्सीजन का कम होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। एक्सेस CO2 इन द ब्लड यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होना हाइपरसैप्निया कहलाता है। आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं वे नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करती हैं और परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आर्टरीज, सेकेंड वेन्स, अभी हम आगे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस भी समझेंगे। थर्ड है कैपिलरीज। तो जो धमनियां हैं
वो हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। वेन्स यानी कि सिराएं रक्त को हृदय में वापस पहुंचाने का कार्य करती हैं। केशिकाएं धमनियों और सिराओं को जोड़ती हैं और ऊतकों के साथ पदार्थों के आदान प्रदान को सुगम बनाती हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे वेन्स यानी कि सिराएं और आर्टरीज धमनियों में डिफरेंस। वेन्स क्या है? ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित कर हृदय में वापस लाती हैं। ये संग्रह वाहिकाएं हैं। आर्टरीज ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। ये वितरण वाहिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है impure blood flow in the veins, pure blood flow only in the pulmonary veins, यानी कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ फुसफुस सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है। ओनली impure blood flow in the pulmonary arteries. थर्ड पॉइंट है their walls are thin and less flexible, यानी कि इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। आर्टरीज their walls are थिक एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिराओं में जो भीतरी व्यास है गुहा का वो अधिक होता है और धमनियों में इनर डायमीटर कैविटी यानी कि भीतरी व्यास गुहा का कम होता है। सिराओं में जगह जगह पर कपाट लगे होते हैं और जो आर्टरीज होती हैं इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें रुधिर समान गति से बहता है। आर्टरीज में जो ब्लड है वो झटके के साथ यानी कि दाब के साथ बहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज बिकम स्टकी व्हेन देयर इज नो ब्लड, यानी कि ये रुधिर ना रहने पर चिपक जाती है। दीज डू नॉट स्टिक इन द एब्सेंस ऑफ ब्लड, ये रुधिर ना रहने पर चिपकती नहीं है। देयर कलर इज ब्लू और डार्क रेड, देयर कलर इज पिंक और ब्राइट रेड। नेक्स्ट पॉइंट है दीज यूजुअली रिमेन क्लोज टू द स्किन, यानी कि ये प्रायः त्वचा के समीप रहती हैं और जो धमनियां हैं ये त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इनमें हर समय कुल रक्त का लगभग 15% रक्त भरा होता है। कितना? 15% रक्त। और जो धमनियां हैं इनमें कुल रक्त का लगभग 64% भाग हर समय भरा रहता है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम, लसिका परिसंचरण तंत्र। तो हमने इससे पहले की क्लास में समझा था कि मनुष्य में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। फर्स्ट हमने समझ लिया था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, कंप्लीट हम कर चुके हैं। अब हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन सिस्टम समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले लिम्फ यानी कि लसिका समझेंगे क्या है। जब रक्त कोशिकाओं से होकर बहता है तो उसका तरल भाग यानी कि रक्त रस किसी भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने से मतलब है कि ऊतकीय स्थानों यानी कि टिश्यू स्पेस में जमा हो जाता है और इसी रक्त रस को लसिका कहते हैं। लसिका को वापस रक्त में पहुंचाने के लिए लसिका तंत्र होता है। लसिका तंत्र में लसिका कोशिकाएं, लसिका वाहिकाएं, लसिका गुहा और लसिका अंग ये सभी मौजूद होते हैं, यानी कि इन सबसे मिलकर लसिका तंत्र बनता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र के कार्य। यह हाथ में बसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण अच्छी वाहिकाओं के माध्यम से करता है। यह लसिका गांठों में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लसिका को लसिका तंत्र के माध्यम से वापस रक्त में पहुंचाया जाता है। लसिका अंगों में लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लैंडस्टीनर ने प्रतिजन के आधार पर यानी कि एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। विश्व में अधिकतम लोग बी पॉजिटिव और न्यूनतम लोग ओ नेगेटिव हैं। ब्लड ग्रुप ए क्या है? पीपल विद दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैव एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं इस प्रकार के रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन ए और प्रतिकारक एंटीबॉडी बी पाया जाता है और भारत में 25% व्यक्तियों का रुधिर वर्ग ए होता है। ब्लड ग्रुप बी, पीपल विद दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हैव एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, यानी कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है उन व्यक्तियों में प्रतिजन बी प्रेजेंट होता है और प्रतिकारक एंटीबॉडी
ए पाया जाता है और भारत में लगभग 35% व्यक्ति बी रुधिर वर्ग के हैं। थर्ड है ब्लड ग्रुप ए बी। दे हैव बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी बट एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन द सीरम। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इनमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन ए तथा प्रतिजन एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं, परंतु सीरम में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पब्लिक रिसेप्टर, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी को सार्वजनिक ग्राही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन आर एब्सेंट बट एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द सीरम बोथ ए और बी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें प्रतिजन यानी कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु सीरम में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप ओ को सार्वजनिक दाता भी कहते हैं। और इस रक्त समूह की खोज डी कोस्टले ने की थी और भारत में 30% व्यक्ति ओ रुधिर वर्ग के हैं। यूनिवर्सल डोनर और पब्लिक रिसेप्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। पब्लिक रिसेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी को बोलते हैं और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एंटीजन और एंटीबॉडी भी समझा देती हूँ कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन, इसे ए ग्लूटिनोजीन भी कहते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, अतः ये मनुष्य की आरबीसी में पाई जाती हैं। ये प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। ये पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल्स और यहाँ तक कि कैंसर सेल पर भी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? इन्हें इम्यूनोग्लोब्यूल के रूप में भी जाना जाता है। ये रक्त प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये बाइसेप्ट प्रोटीन होती हैं जो एंटीजन के साथ बनकर और उन्हें निष्क्रिय करके इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आपको एंटीजन और एंटीबॉडी क्लियर है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे रीसस फैक्टर, जिसे आरएच फैक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले 1940 में लैड स्टीनर और बीनर ने मैकाका रीसस नामक बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन देखा, जिसे आरएच फैक्टर नाम दिया। डी एंटीजन भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति में आरएच समूह मौजूद होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिस व्यक्ति में आरएच समूह अनुपस्थित होता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। तो आरएच फैक्टर एक इनहेरिटेड यानी कि आनुवंशिक प्रोटीन या एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में यह प्रोटीन मौजूद है तो वह आरएच पॉजिटिव होता है और यदि इसकी कमी है तो आरएच निगेटिव होता है। अतः डी एंटीजन सबसे महत्वपूर्ण आरएच एंटीजन है, इसीलिए इसे डी एंटीजन भी कहते हैं। विश्व में 85% आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं। भारत में 93% आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस डिसीज। तो ये क्या है? ये भ्रूण या नवजात शिशु में होने वाला एक हेमोलिटिक रोग है, जैसे नवजात शिशु का हेमोलिटिक यानी कि HTN भी कहा जाता है। यह रोग तब होता है जब माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है जो उनके बच्चे की आरबीसी पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। और ये आरएच ब्लड फैक्टर से जुड़ी हुई असंगति है, जिसमें माँ आरएच निगेटिव होती है जो कि आरएच पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है या कम समान ABO ब्लड टाइप बेबी को जन्म देती है। इसमें आरबीसी के विनाश से फीटस यानी कि भ्रूण में एनीमिया, पीलिया और गंभीर द्रव जमाव हो सकता है। इसमें जो शिशु है उसकी जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेकेंड टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोश का संरचना एवं प्रकार में सबसे पहले हम समझेंगे सेल यानी कि कोश का क्या है। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें सेल्स कहते हैं। सेल जो है वो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और इस शब्द को यानी कि सेल जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी तो आपका आंसर होगा CP स्वानसन। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में। और इन्होंने कॉर्क की मृत कोशिकाओं में अनेक मधुमक्खी की छत्ती जैसी संरचना देखी जिसे इन्होंने सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला को हिंदी में कोशा कहते हैं। और कॉर्क का यहाँ पर क्या मतलब है? ये प्लांट की आउटर बार्क यानी कि जिसे हम छाल बोलते हैं। बेसिकली कॉर्क जो है वो एक ऐसा डेड टिश्यू है जो पेड़ की रक्षा करता है।
तो इन्होंने इस छत्ते जैसी संरचना को सेलुला यानी कि कोशा नाम दिया और इसकी स्टडी माइक्रोग्राफिक में प्रकाशित हुई। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने खोजा। इन्होंने सबसे पहले तालाब के जल में हैजा के बैक्टीरिया को अलग किया। अब हम समझेंगे कि कोई सेल वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, यानी कि कोई सेल है वो कैसे पूरी बॉडी में कन्वर्ट होती है। तो सेल जो है वो सबसे पहले टिश्यू यानी कि ऊतक बनाती हैं, फिर ये टिश्यू मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन यानी कि अंग बनाती हैं, फिर ये ऑर्गन मिलकर पूरा सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं और ये साथ में मिलकर काम करते हैं और पूरे शरीर यानी कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं इन स्टेप को। तो इस तरीके से जो सेल है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरी की पूरी एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या। जो कोशिकाओं की संख्या है वो मनुष्यों में समानता कई खरब होती है, जो आकार और आकृति में अलग अलग होती हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स यानी कि बहुकोशिकीय जीव। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इन जीवों में कोशिकाओं की संख्या एक होती है, अर्थात इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जो अपना आकार बदल सकते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, डब्ल्यूबीसी। तो ये अपना आकार बदल सकते हैं। और एक कोश के जीव जो होते हैं इनमें सभी जैविक क्रियाएं जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और जनन शरीर की एक कोशिका द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट समझेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन जीवों में कोशिका की संख्या एक से अधिक होती है, अर्थात इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह होते हैं, जिन्हें हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे टाइप ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार। तो जो कोशिका है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और जो ये कोशिका है इन्हें केंद्रक की संरचना के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सरल होती हैं, छोटी होती हैं और इनमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं ये बड़ी होती हैं, अधिक जटिल होती हैं और इनमें न्यूक्लियस और विभिन्न कोशिकांग होते हैं। तो कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, वो हम समझ लेंगे। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ मेजर डिफरेंस समझेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये साइज में छोटी होती हैं, इनका जो व्यास है वो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। यूकैरियोटिक सेल ये साइज में बड़ी होती हैं और इनका जो डायामीटर है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है। इनमें जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में स्थित होता है, जो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली से घिरा नहीं होता है। हैव अ न्यूक्लियस, तो जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें जो डीएनए होता है वो झिल्ली बंद केंद्रक के भीतर संलग्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी आंतरिक संरचनाएं इनमें नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनमें झिल्ली बंद कोशिकांग होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्टेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट कार्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही सरल होती है। इनमें समानता सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनकी संरचना अधिक जटिल होती है। इनमें साइटोस्केलेटन और अन्य विशिष्ट संरचनाओं के साथ एक अधिक जटिल आंतरिक संगठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सभी एब्सेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सभी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70 एस प्रकार का पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80 एस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिवीजन यानी कि विभाजन। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें सरल विखंडन होता है और जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का
डिवीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इनमें एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और आर्किया। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल सभी प्लांट, सभी पादप, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। तो ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस था। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनको पादप और जंतु कोशिका में विभाजित किया गया है। तो हम कुछ मेजर डिफरेंस समझेंगे प्लांट और एनिमल सेल में। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो इनके करेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण के आधार पर हम इनमें डिफरेंस को समझेंगे। तो फर्स्ट है सेल वॉल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज फाउंड इन मोस्ट प्लांट। अधिकांश पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है अतः ये स्वपोषित होते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है अतः ये परपोषित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो जो पौधे हैं इनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन के लिए अदर प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मूवमेंट यानी कि गति। पौधे जड़ों द्वारा भूमि में स्थिर होते हैं अतः इनके कुछ भाग जैसे कि लीव्स और स्टेम ये गति दर्शाते हैं। जो लीव्स और स्टेम होती हैं ये तो गति करती है ना, बढ़ती हैं, तो ये गति को शो करती हैं और जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों का अवशोषण। प्लांट मिनरल्स को जल में घोल के रूप में एब्सॉर्ब करते हैं। एनिमल ये ठोस रूप में खाने को यानी कि भोजन को ग्रहण करते हैं और अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो जो प्लांट है इनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ये पत्तियों के माध्यम से और छाल के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं फॉर लेटेक्स या गोंद के रूप में। और जो एनिमल होते हैं इनमें वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है अतः ये उसी के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक। प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो किनारे की ओर होता है और जो एनिमल सेल है उसमें केंद्रक मिडिल यानी कि मध्य में होता है। तो ये सभी पॉइंट हमने एक एक करके समझ लिए हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस पहुंच सके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू पूरी सेल का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। सेल यानी कि कोशिका ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गन कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में? सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ईआर भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। और ये सभी मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगी आगे की क्लास में। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? एक्यूमुलेटेड यानी कि संचित। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट और फैट। स्त्रावी, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स और नेक्टर। उत्सर्जी, लेटेक्स, गोंद, रेजिन्स, फ्रेग्रेंट और ऑयल। फिर ये जो न्यूक्लियस होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, न्यूक्लियर और न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम हिंदी में केंद्रक कला कहते हैं। फिर जो ये केंद्रक द्रव होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमैटिन थ्रेड्स। वैक्यूल्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम वैक्यूल लिक्विड जूस कहते हैं और प्रत्येक वैक्यूल्स चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। इसे ही हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सेल
टर्जिडिटी यानी कि कोशिका को स्फूर्ति बनाए रखने में विशेष योगदान देते हैं। ये स्टोरेज के कार्य में यानी कि भंडारण के कार्य में भी सहायता प्रदान करती हैं। जो फ्लावर और फ्रूट की वैक्यूल्स होती हैं उनमें एंथ्रोसाइनिन होता है और उसी के कारण इनमें जो विभिन्न रंग होती हैं जैसे कि लाल, गुलाबी, नीला, ये जो रंग होते हैं वैक्यूल में प्रेजेंट एंथ्रोसाइनिन के कारण ही होता है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये बता रही हूँ आप लोग नोट करते रहना, आपको रिवीजन के टाइम पर हेल्प करेंगे। तो पूरा सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कोशिका की आकृति एवं आकार। कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? माइक्रोन या माइक्रोमीटर है। 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 6 माइक्रॉन्स होते हैं। तो आप लोग याद रखना सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। और ये बैक्टीरिया सेल होती है। जो माइक्रोप्लाज्मा होती है ये कौन सी सेल होती है? बैक्टीरिया की सेल होती है। और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग और इसका साइज क्या होता है? 170 mm इंटू 135 mm। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल जिसे न्यूरॉन कहते हैं। आफ्टर बर्थ देयर इज नो सेल डिवीजन इन द न्यूरॉन्स टिश्यू ऑफ ह्यूमंस। जन्म के बाद मनुष्य के तंत्रिका ऊतक में कोश का विभाजन नहीं होता है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना। द सेकेंड लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज द स्पर्म। अब नेक्स्ट हम समझेंगे सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत। तो सेल थ्योरी को सबसे पहले जैकब स्लाइडेन ने 1838 में दिया था और ये एक बोटेनिस्ट थे। और 1839 में थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था और ये एक जूलॉजिस्ट थे। अब रिडोल्फ बिरचोव ने सबसे पहले ये बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होता है और इसीलिए इन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक कहते हैं। किनको बोलते हैं? रुडोल्फ बिरचोव को फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी इनको बोला जाता है। प्रत्येक जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई कोशिका है। यानी कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और जो सेल होती हैं वो उत्पन्न होती हैं पूर्व में विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से। सेल जीवन की एक मौलिक इकाई है। जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जीवन केवल कोशिकाओं में ही संभव है और ये सेल मेम्ब्रेन से घिरे कोशिका द्रव के एक समूह द्वारा अभिलक्षित होती हैं तथा अपने जीवन चक्र में ये एक से अधिक केंद्रक रखती हैं। तो जो जीवन है वो कोशिकाओं में ही संभव है। तो हमने समझा कि जीवन कोशिकाओं में ही संभव है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद हैं जैसे कि वायरस और ह्यूमन आरबीसी। कैसे? जो वायरस है ना ये एक जीवित जीव नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें सेल के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मूलभूत गुण नहीं होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से जनन नहीं कर सकते, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है। और आरबीसी, जो आरबीसी है ये एक जीवित जीव के भीतर फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक तो होते हैं लेकिन एक अपवाद है क्योंकि इनमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना या फिर कहीं नोट करते चलना जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है यानी कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है जो जीवित और अर्ध पारगम्य होता है। इस झिल्ली से केवल कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है इसको। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। यह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें दो परतें प्रोटीन की और जो मिडिल लेयर होती है वो लिपिड की होती है। प्रोटीन की परत 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी और लिपिड की परत 35 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटी पाई जाती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? पदार्थों की गति को नियंत्रित करना। इसकी संरचना को समझने के लिए विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। फर्स्ट मॉडल है सैंडविच मॉडल, ये दिया है डेवसन और डेनियल ने। सेकेंड है यूनिट फेज मॉडल जिसे हम हिंदी में इकाई कला मॉडल कहते हैं, ये दिया है रॉबर्टसन ने। थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे हम हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ये दिया है सिंगर और निकोलसन ने। तो सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए इन मॉडल की हम स्टडी करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इन मॉडल को डीपली स्टडी किया है।
हमने क्लास 12th में भी ये मॉडल कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किस मॉडल को आपने डिटेल में स्टडी किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब हम नेक्स्ट समझेंगे सेल वॉल, जिसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मजबूत और मोटा आवरण पाया जाता है, इसी को हम सेल वॉल कहते हैं। अब जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, किसमें? जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोग याद रखेंगे। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और पारगम होती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है, इसलिए इसे कोशिका का भाग नहीं माना जाता है। किसको? सेल वॉल को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निश्चित करती है, कोशिका को सुरक्षा और यांत्रिक आधार प्रदान करती है, बाष्पोत्सर्जन को कम करती है अर्थात सूखने से रोकती है, यह परासरण दाब को संतुलित करती है और कोशिकाओं को फटने से बचाती है। आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। इसे सबसे पहले कोटी ने देखा तथा डुर्जार्डिन ने जीव द्रव को सारकोड नाम दिया और प्रोटोप्लाज्म नाम सबसे पहले पुरकिंजी ने दिया। कब दिया? 1840 एडी में। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा रंगहीन लसलसा पारभासी तथा वजनयुक्त पदार्थ है। हक्सले ने सन 1865 में यानी कि 1865 में ये बताया कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यहाँ पर मैंने सन मेंशन नहीं किया, आप लोग नोट कर लेना 1865 में। जीव द्रव के दो मुख्य भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव और केंद्रक। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव है, वो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। जीव द्रव के कारण ही पोषण, उपापचयन, श्वसन, उत्सर्जन, उत्तेजना, वृद्धि और प्रजनन जैसी जैविक क्रियाएं जीवों में संपन्न होती हैं। तो जीवों की सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव द्वारा ही संपन्न होती हैं। जीव द्रव का सिद्धांत वैज्ञानिक ओ हर्टविग ने 1892 में दिया था। जीव द्रव का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना होता है, 76% ऑक्सीजन प्लस 10.5% कार्बन प्लस 10% हाइड्रोजन प्लस 2.5% नाइट्रोजन। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। तो आई होप प्रोटोप्लाज्म आपको क्लियर है। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे साइटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव का वह भाग जो द्रव कला और केंद्रक के बीच स्थित होता है और केंद्रक को घेरे रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव में ही सजीव कोशिकांग एवं निर्जीव अंतः वस्तुएं पाई जाती हैं। द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्नलिखित हैं: सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। तो ये सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इन सभी सेल ऑर्गन्स को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट हम समझेंगे सेंट्रोसोम, तारककाय। तारककाय की खोज बॉन ब्रैंडिन ने 1883 में की थी और बाद में थियोडोर बावेरी ने 1888 में इसका नामकरण किया था। ये झिल्ली रहित संरचना है। ये आमतौर पर कोशिका द्रव के बाहर केंद्रक झिल्ली के पास तारे के आकार में पाई जाती है। और जो सेंट्रोसोम है ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ये जंतुओं में कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं और सीलिया एंड फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। इनमें एक या दो सूक्ष्म कड़कानुमा संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल से कोशिका विभाजन के समय तारे के समान तरकु तंतु या रेशे बनते हैं। तारककाय के चारों ओर एक घना छेद मौजूद होता है जिसे तारक परिकेंद्रक या सेंट्रोस्फियर कहा जाता है। सेंट्रोसोम सेल का प्रचलन अंग है। ये झिल्ली रहित संरचना है, यानी कि ये मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःद्रवी जालिका बोलते हैं और शॉर्ट में इसे ER भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने की थी। कोशिका द्रव में साखित अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह एक ओर से केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर से कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है
और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइपोप्रोटीन से बना होता है और यह सेल में इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य सभी प्रोटीन और वसा का परिवहन करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ ईआर है, इनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करती हैं। एग्जाम्पल एंजाइम एंड हार्मोन्स। और जो स्मूथ ईआर है, इनमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह वसा का संश्लेषण और औषधियों का पाचन करती हैं, विषात्मक पदार्थों को नष्ट करती हैं और कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट समझेंगे गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। जंतु कोशिका में इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी, जबकि पादप कोशिकाओं में इसकी खोज बेकर ने की थी। इसीलिए पादप कोशिकाओं में इसे बेकर बॉडी भी कहा जाता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ों की तरह बिखरी होती है, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। यह कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाई जाती हैं। शुक्राणुओं में यह एक्रोसोम के रूप में होती हैं। यह दोहरी झिल्ली से बनी संरचना होती है। गोल्जी बॉडी कोशिका में पदार्थों का नियमन करने का काम करती है, इसीलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी कि इसे ट्रैफिक मैनेजर भी कहते हैं सेल का। आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्जी बॉडी में वसा और लिपिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाइपोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट हम समझेंगे गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। तो फर्स्ट है सिस्टर्नी। ये नलिकाकार चपटी समांतर रूप से व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं, जिसका उत्तल भाग केंद्र की ओर और अवतल भाग कोशिका झिल्ली की ओर होता है। सेकेंड है ट्यूब्यूल्स, जिसे हम हिंदी में नलिकाएं या पुटिकाएं भी कहते हैं। ये चपटी संरचना होती हैं जो सिस्टर्नी के सिरों पर स्थित होती हैं। थर्ड है वेसिकल्स, जिसे हिंदी में रिक्तिकाएं या आशय भी कहते हैं। ये गोलाकार संरचना होती हैं जो सिस्टर्नी के सिरों पर स्थित होती हैं। इन्हें स्त्राव केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को पुटकाओं में भरकर बाहर निकालती हैं। नोट करके आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, सिस्टर्नी समांतर व्यवस्था में पाए जाते हैं, जबकि पुटकाएं और रिक्तिकाएं छोटी थैली के रूप में इनके किनारों और तल पर यानी कि नीचे मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी उपकरण के कार्य हम देखेंगे। तो ये स्त्राव करती हैं किसका? अग्नाशयी रस और श्लेष्मा का। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करती हैं। अंडे में जल्दी का निर्माण करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। तो ये सभी इसके कार्य हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1955 में की थी। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। इनके अंदर एक कणिका में द्रव भरा होता है, जिसमें अनेक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हिंदी में जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं, जो शुगर, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी कि इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें आत्मघाती की थैली? क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कभी कभी भोजन की कमी के कारण अथवा उपाचय में व्यवधान के कारण यानी कि मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण अपनी ही कोशिका को ये पाचित कर लेते हैं, अर्थात ये स्वयं फटकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, अतः इन्हें आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। इन्हें पाचन का केंद्र या कोशिका का परमाणु बम भी कहा जाता है। ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। लाइसोसोम प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय पियर्सिंग द एग मेम्ब्रेन, यानी कि स्पर्म के एक्रोसोम में उपस्थित लाइसोसोम एग मेम्ब्रेन को भेद कर फर्टिलाइजेशन में सहायक होते हैं। सबसे अधिक संख्या में लाइसोसोम व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है वो ईआर और गोल्जी बॉडी से जन्म लेते हैं अथवा विकसित होते हैं। लाइसोसोम कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थों एवं देह में भक्षित जीवाणुओं का पाचन करते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे राइबोसोम। राइबोसोम की खोज एल्बर्ट और ब्राउन ने की थी। जंतुओं में राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी 1955 में, और इसीलिए इन्हें पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। सबसे
छोटे कोशिकांग होते हैं ये 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से चिपक कर प्रोटीन का निर्माण कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के कुछ समूह कोशिका द्रव में भी पाए जाते हैं जिन्हें पॉलीसोम कहते हैं। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम अवलोकन अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1897 में किया था। इन्हें पेशी कोशिकाओं के भीतर ग्रेन्यूल्स के रूप में वर्णित किया था। तो अगर पूछे कि अवलोकन सबसे पहले किसने किया है तो आपका आंसर होगा कोलिकर ने 1897 में। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। तो सबसे पहले रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में खोजा था और उन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सबसे पहले कॉल बेंडा ने 1897 से 98 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया तो आपका आंसर होगा कॉल बेंडा ने। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, डिस्कवरी है, सन है, ये कई बुक में गलत दी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है और पादप कोशिकाओं में तीसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और आकृति परिवर्तनशील होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली पर कई उंगलीनुमा प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर कई गुंडीनुमा प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें F1 कड़िया ऑक्सीसोम कहते हैं, जो ऊर्जा यानी कि एटीपी उत्पादन से संबंधित होते हैं। ऊर्जा उत्पादन के कारण इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या श्वसन स्थल भी कहा जाता है। क्रिस्टी के मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए, आरएनए और 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, अतः यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त अंग यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब नेक्स्ट हम समझेंगे प्लास्टिड यानी कि लवक। इसकी खोज हेकल ने 1966 में की थी। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और पादप कोशिकाओं का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इनका व्यास 4 से 6 माइक्रोमीटर और मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है। टाइप ऑफ प्लास्टिड जो लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णीय लवक और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक भूमिगत तने, जड़ और बीज में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये फल और फूल में पाए जाते हैं, फूलों और फलों को ये रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये पत्तियों में पाया जाता है और खाद्य पदार्थों का संश्लेषण ये करते हैं। अब इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक ये रंगहीन लवक है। ये पेड़ पौधे के भूमिगत भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना है। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एमाइलोप्लास्ट ये स्टार्च का संग्रहण करते हैं, आलू गेहूं चावल आदि में ये पाए जाते हैं। एल्यूप्लास्ट ये वसा का संग्रहण करते हैं, नारियल, अरंडी, तिल, सरसों इन सब में पाया जाता है। थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट, इसे प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं और ये प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, सोयाबीन, दाल, अरहर, मूंग आदि में ये पाए जाते हैं। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णीय लवक कहते हैं। ये फल और फूल आदि में पाए जाते हैं, अतः ये परागण यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। फ्यूप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होते हैं। फ्यूप्लास्ट पूरे शैवाल
और डाइटम में पाए जाते हैं। फ्यूप्लास्ट में फ्यूकोजैंथिन होता है जो क्लोरोफिल के हरे रंग को छुपाता है। नेक्स्ट है रोडोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होते हैं। ये लगभग लाल शैवाल में पाए जाते हैं। इनका कार्य प्रकाश को अवशोषित करना है। रोडोप्लास्ट में फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट यानी कि वर्णक होता है जो उन्हें लाल रंग देता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट शब्द विलियम सिम्पर ने दिया था। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है, यानी कि पौधों की रसोई घर इसको कहा जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के पेय अंगक होते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन से बनी दोहरी परत वाली 2 झिल्लियां होती हैं। इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली कहते हैं। झिल्लियों के अंदर दानेदार तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे स्टोमा कहते हैं। स्टोमा में सिक्कों के ढेर जैसी संरचना मिलकर एक पटलिका बनाती है जिसे थाइलेकॉइड्स कहते हैं, और कई थाइलेकॉइड्स से बने ढेर को ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। थाइलेकॉइड्स की सतह पर कई दानेदार संरचना पाई जाती हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्वांटासोम में। ये कण 200 एंगस्ट्रम लंबे और 100 एंगस्ट्रम व्यास के होते हैं। अनुवांशिक सूचना धारण करने वाले लवकीय तंत्र को प्लास्टिडोम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम ये पूरी एक टेबल दी गई है, इसके माध्यम से समझेंगे। जो पत्ती का हरा रंग है ये क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। पुष्प का जो लाल रंग है ये एरिथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। पुष्प का नीला रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग बीटानीन पिगमेंट। फलों का जो नीला व बैंगनी रंग होता है वो एंथोसाइनिन। सेब का मेहरून रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग व तीखापन कैप्सिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन पिगमेंट के कारण होता है। आम में पीला रंग जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। और नोट करके आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे, फलों का लाल, नारंगी, पीला रंग का जो पिगमेंट होता है वो बीटा कैरोटीन होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। और फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे वैक्यूल्स, जिन्हें हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले जैसी संरचना को रिक्तिकाएं कहते हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को कोशिका रस यानी कि सेल सेप कहते हैं। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती हैं तथा जल व अन्य उपयोगी पदार्थों को स्टोर करती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है जबकि पादप कोशिका में इसका आकार बड़ा होता है। रिक्तिका का मुख्य कार्य पदार्थों का संग्रहण व स्थानांतरण करना है। कोशिका में आंतरिक परासरण दाब का नियमन करना है। अब हम समझेंगे पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। कोशिका के अंदर कई अन्य सूक्ष्मकाय कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेरोक्सिसोम यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और एक इकाई कला से घिरी रचना है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। ग्लाइऑक्सिसोम ये केवल कुछ ही पौधों में पाए जाते हैं। यह कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सूक्ष्म गोलाकार थैली जैसी संरचना होती है जिसके चारों ओर एकल इकाई कला पाई जाती है। और जो पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम है ना, ये माइक्रोबॉडीज हैं। ये दोनों ही माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोबॉडीज क्या है? ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से घिरी थैली जैसी संरचना होती है जिसका निर्माण ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटर से वैक्यूल्स के टूटने से होता है। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का मुख्य अंग है। यह कोशिका के मध्य भाग के अंतःद्रव यानी कि एंडोप्लाज्म में अंडाकार या गोलाकार आकार में पाया जाता है और इसे आसानी से देखा जा सकता है।
केंद्रक में उपस्थित एक या एक से अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचना को केंद्रिका या न्यूक्लियोली कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोली एक ही वर्ड है। जब इनकी संख्या एक होती है तो हम इन्हें न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जब इनकी संख्या एक से अधिक होती है तब हम इन्हें न्यूक्लियोली कहते हैं। और हिंदी में दोनों को ही केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक कोशिका में होने वाली जैविक गतिविधियों और कोशिका विभाजन का नियमन करता है। अतः केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक, प्रबंधक, मस्तिष्क या कोशिका का कंट्रोल रूम भी इसे कहा जाता है। स्तनधारियों में आरबीसी, लाल रक्त कोशिका व चन्नी नलिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। सामान्यतः पादप कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वाइनोसाइट्स। और जंतु कोशिका में इस स्थिति को सिंसाइटियम कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। इनमें फास्फोरस तथा प्रोटीन की मात्रा कोशिका द्रव से अधिक पाई जाती है। केंद्रक में उपस्थित धागे जैसी संरचना को क्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सूत्र निर्जलीकृत होकर छोटे व चपटे हो जाते हैं, तब उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। कोशिका विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिका पाई जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे सेल साइकिल। अब हम समझेंगे सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र उन चरणों की एक श्रृंखला है जिससे होकर एक सेल 2 डॉटर सेल में विभाजित होती है। इसे क्या कहते हैं? माइटोटिक साइकिल भी कहते हैं। कोशिका चक्र को 1953 में हॉवर्ड और पेल्क ने दिया था। यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने, आप लोग नोट कर लेना। जो कोशिका चक्र है उसको 1953 में हॉवर्ड और पेल्क ने दिया था। सेल साइकिल में कुछ चरण शामिल हैं: इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। और ये सभी चरण मिलकर सेल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो सेल साइकिल क्या है? एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवीजन से 2 डॉटर सेल के जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। अब इन स्टेजेस को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे इंटरफेज, अंतरावस्था। इंटरफेज में क्या होता है? सेल ग्रो करती है और क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और डिवीजन के लिए तैयार होते हैं। इंटरफेज में G1, S और G2 फेज शामिल है। इंटरफेज 2 डिवीजन के मध्य की अवस्था है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी दे सकते हैं। ये इंटरफेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। तो इंटरफेज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यह 2 डिवीजन के मध्य की अवस्था है। अब हम समझेंगे G1 फेज। G1 फेज को इनिशियल ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं, सब स्टेज कहते हैं और पोस्ट माइटोटिक फेज भी इसको बोलते हैं। इस स्टेज में कोशिका की वृद्धि होती है, आरएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन चक्र के कुल समय का लगभग 30% से 40% समय लगता है। जीवन चरण में जो क्रोमोसोम होते हैं वो लंबे, पतले और एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। तो जीवन फेज में सेल ग्रो करती है और उपापचयी परिवर्तनों के माध्यम से विभाजन के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट एस फेज, और इसको क्या बोलते हैं? डीएनए सिंथेसिस पीरियड भी इसको बोलते हैं। इस चरण में हिस्टोन और डीएनए का संश्लेषण और उसके बाद डीएनए की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया में कोशिका विभाजन चक्र के कुल समय का लगभग 10% से 20% समय लगता है। थर्ड समझेंगे G2 फेज। इस चरण में समसूत्री विभाजन की तैयारी और विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया में कोशिका चक्र के कुल समय का लगभग 10% से 20% समय लगता है। इस चरण में कायिक कोशिकाओं की तुलना में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट समझेंगे एम फेज और माइटोटिक फेज। दिस फेज टेक 5 to 10% of the total time period of the cell cycle. In this phase mainly various process of mitotic cell division are completed. यानी कि इस स्टेज में समसूत्री कोश का विभाजन की विभिन्न प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। आई होप आप लोगों को सेल साइकिल समझ में आई होगी। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें कि सेल साइकिल में क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रो करती है और कोशिका अपने डीएनए की प्रतिलिपि बनाती है, कॉपीज बनाती है। सेल फिजिकली स्प्लिट हो जाती है 2 डॉटर सेल में और प्रत्येक डॉटर सेल को दोगुनी मटेरियल की एक कॉपी प्राप्त हो जाती है। व्हाट
हैपन आफ्टर द सेल साइकिल, यानी कि सेल चक्र के बाद क्या होता है, प्रत्येक डॉटर सेल अपने स्वयं के इंटरफेज में प्रवेश करती है और कोशिका चक्र का एक नया दौर शुरू करती है। तो इस तरीके से पूरी सेल साइकिल वर्क करती है। आई होप आपको कंप्लीट सेल साइकिल समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन होता है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करूंगी। सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह जीवन के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है जो वृद्धि, विकास और जनन के लिए जिम्मेदार है। सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। दिस डिवीजन अकर फॉर ग्रोथ एंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल बाय न्यू सेल। In mitosis, the two daughter cells are completely identical and similar to the parent cell। यानी कि इसमें दो डॉटर सेल पूरी तरीके से समान होती हैं, किससे? पेरेंट सेल से। माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, यानी कि आगुणित तथा द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। माइटोसिस कैन बी डिवाइड इनटू 4 स्टेज, यानी कि 4 फेज में ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चरण केंद्रक के अंदर होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर पूरी कोशिका विभाजित होती है। केंद्रक का जो डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब एक केंद्रक विभाजित होता है, दो संतति केंद्रक बन जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव के विभाजन होने पर दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो उसको क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। अब हम इस डायग्राम के थ्रू इन स्टेजेस को समझ लेंगे। प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिन सेल के सेंटर में आ जाते हैं, ये देखिए। एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पर सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम के प्रत्येक सेट के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। जो पतली सी आप लाइन देख रहे हैं चारों तरफ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग नोट करते रहना या फिर याद रखना। माइटोसिस क्यों जरूरी है ये हम समझ लेते हैं। माइटोसिस रिप्लेस ओल्ड, लॉस्ट और डैमेज सेल, यानी कि रिप्लेस करती है ये पुरानी, खराब और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को। माइटोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोसिस इज केयरफुली कंट्रोल्ड बाय जीन्स सो दैट द डॉटर सेल हैव द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि माइटोसिस केयरफुली जीन्स को कंट्रोल करता है ताकि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की सही संख्या हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम समझेंगे मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इन दिस सेल डिवीजन द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल इज रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल। यानी कि इसमें क्या होता है? पेरेंट सेल के क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो डॉटर सेल में आधी रह जाती है। जैसे कि समानता गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 23 पेयर होते हैं, तो ये डॉटर सेल में आधी हो जाती है, यानी कि 23 रह जाती है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खास बात यह है कि इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो बार विभाजित होते हैं, जबकि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम एक बार विभाजित होता है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, आप लोग याद रखेंगे। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मियोसिस डिवीजन दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। स्टेजेस इसमें सेम होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी तरीके से प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। जो इसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, इसमें सब स्टेजेस भी होती हैं, वो हम अभी आगे समझेंगे जब हम माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को कंपेयर करेंगे। तो ये कंप्लीट डायग्राम है मियोसिस डिवीजन का, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस डिवीजन है उसमें सेल
केवल एक बार विभाजित होती है। इसमें सेल डिवीजन 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। हमने अभी डायग्राम में भी समझा था। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? काय कोशिकाओं के साथ साथ ये उन कोशिकाओं में भी होता है जो अगुणित, द्विगुणित या बहुगुणित होती हैं। ये सिर्फ द्विगुणित जर्म कोशिकाओं में होता है। इसमें जो प्रोफेज स्टेज होती है वो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। इसमें जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है वो अनेक दिन चलने वाली होती है। प्रोफेज इज सिंपल, इसकी जो प्रोफेज स्टेज होती है वो सिंपल यानी कि सरल होती है। प्रोफेज इज कॉम्प्लेक्स, इसकी जो प्रोफेज स्टेज होती है वो जटिल होती है और उसमें 5 सब स्टेजेस भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। सिनेप्सिस इसमें नहीं होता। समसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस नहीं होता। ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर, तो इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है उसमें सिनेप्सिस होता है और प्रोफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्रों का सिनेप्सिस होता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्रेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच फ्रेगमेंट्स का एक्सचेंज नहीं होता है और इसमें होता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंट बाय अ सेंट्रोमियर, यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिडों का बना होता है जो एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़ा होता है। इसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं जो 2 सेंट्रोमियर्स के साथ जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम डिप्लॉयड एट द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज, इसमें जो गुणसूत्र होता है वो प्रोफेज के आरंभ में ही द्विगुणित हो जाता है। मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जो इसमें क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होते हैं वो एकल रूप से दिखाई देते हैं, जबकि इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो पहले ही हो चुका होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो कंप्लीट हो गया है और हमारी क्लास भी आज की कंप्लीट हो गई है। तो अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज की क्लास में हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इन दोनों ही टॉपिक की एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लासेस जरूर देखेंगे, क्योंकि उससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।